तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं इस कड़ी में एंडोक्राइनोलॉजी इस सीरीज में। एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज में पिछली बार हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में अध्ययन किया था और हम थायराइड ग्लैंड के पास आकर के थायराइड ग्लैंड की रचना के बारे में, उसके जो अंग रचना है उसके बारे में अध्ययन किए थे। दोस्तों, उस कड़ी में हमने आपसे बताया था कि ये थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है और इसका वजन लगभग एक एडल्ट आदमी में, एक पुरुष में 15 से 25 ग्राम के आसपास होता है और ये काफी वास्कुलर है, यानी कि काफी ज्यादा इसमें ब्लड सप्लाई होता है। इसके दो लोब है, हमने बताए थे कि एक राइट है एक लेफ्ट है और बीच में एक पतला सा ब्रिज लाइक टिश्यू का, जिसे इस्थमस कहते हैं, उससे जुड़ा होता है। और कभी कभी इस्थमस के पास ही एक और लोब बन जाता है जिसे पिरामिडल लोब या थर्ड लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड कहते हैं। दो है ही, लेकिन अगर इस्थमस के पास कभी कभी देखेंगे एक पिरामिड शेप का लोब बन जाता है, इस्थमस मोटा होकर के लोब बनाता है, तो थायराइड लोब कहते हैं। और ये लगभग बहुत असंख्य संख्या में, गुण की संख्या में एसिनी या जिसे फॉलिकल्स कहते हैं 50 से 500 माइक्रोमीटर डायमीटर के साथ लगभग रहता है और ये लगभग 40 फॉलिकल मिलकर के एक लोब्यूल बनाता है। और एक लोब्यूल, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल मिलकर के एक लोब का निर्माण करता है। तो ये मूलतः फॉलिकल्स या एसिनी का बना होता है। और ये जो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, जो फॉलिकल जो बनाता है, ये एक सिंगल लेयर जो है क्यूबॉइडल सेल रखता है। हमने इसके बारे में पहले बता चुका है। और इसका हाइट जो है ना, लगभग सबका अलग अलग वेरी करता है, जैसे काम के अनुसार। जैसे देखिए टीएस सेक्रेशन, जब थायराइड स्टिमुलेशन आता है, इसको ये कहीं से हम बता रहे हैं आपको कि वो स्टिमुलेट करता है कि थायराइड ग्लैंड आपको जो है थायराइड हार्मोन सेक्रेट करना है, आपका जो काम है कीजिए। तो उस समय में ये सेल जो है कोलमनियर सेल हो जाता है और उसके बाद जैसे इनएक्टिव हो जाता है ये फ्लैट हो जाता है। फॉलिकल का जो ल्यूमेन है ये बहुत ही साफ सुथरा जिलेटिनियस पीला कलर का मटेरियल से भरा होता है, जिसे कोलॉइड या थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन आयोडीन रखता है। और वही आयोडीन जो प्रिकर्सर है, यानी कि वही आयोडीन हमारा थायराइड हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो देखिए थायरोग्लोबुलिन जो हमने बताया अभी कि जो ल्यूमेन फॉलिकल का, उसके अंदर भरा रहता है साफ सुथरा जिलेटिन जेल लाइक पीला पीला मटेरियल, जिसे कोलॉइड या थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। जो आयोडीन रख रहा है वह ग्लाइकोप्रोटीन थायराइड सेल में सिंथेसाइज होता है। ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन थायराइड सेल में सिंथेसाइज होता है। और इससे जो निकलते हैं, आयोडीन के बाद जो निकलता है वो है थायरॉक्सिन। देखिए थायरोग्लोबुलिन में क्या रह रहा है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, आयोडीन रख रहा है और उस आयोडीन से जो निकलता है, जो इसके निकालने में मदद करता हुआ है थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरेनिन, जिसे T4 के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। ट्राई आयोडोथायरेनिन, इसमें तीन रहता है, 3 मॉलिक्यूल, इसलिए ट्राई यानी T3 कहते हैं। और अगला है कैल्सिटोनिन। तो ये सारे थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन हैं। देखिए T3 और T4 थायरोग्लोबुलिन के साथ जब तक सेक्रेट नहीं होता है जुड़ा रहता है। थायरोग्लोबुलिन जो है, जो हमने अभी बताया, उसके अंदर भरा रहता है कोलॉइडल सब्सटेंस है, साफ सुथरा और जिलेटिन लाइक पिंक कलर का। तो वो जो है T3 T4 उससे बंधा रहता है। लेकिन थायरोग्लोबुलिन से जैसे ही सेक्रेशन के दौरान क्या होता है कि थायराइड सेल वो थायरोग्लोबुलिन को खा जाता है और इसी कारण यह T3 और T4 डायरेक्ट कैपिलरी में आ जाता है। समझ गए? ये थायरोग्लोबुलिन किसके साथ जुड़ा रहता है? तो T3 और T4 यानी कि जो कोलॉइडल सब्सटेंस थायरोग्लोबुलिन, उसके साथ जुड़ा रहता है। और जैसे डिस्चार्ज हुआ थायरोग्लोबुलिन को खा जाता है कौन? थायराइड सेल। और थायराइड सेल के बाद देखेंगे तो ये T3 और T4 अपना स्वतंत्र रूप से आ गया, क्योंकि उसको फ्री कर दिया गया। अब इस एक जगह एक और हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जनरली कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन के नाम से जानता है, क्योंकि कैल्शियम को ये कम करता है ना।
तो कैल्शियम को कम करता है, इसलिए इसे कैल्सिटोनिन कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल जो है उसके द्वारा सेक्रेट होता है, जिसे सी सेल के नाम से भी जानते हैं, और ये फॉलिकुलर सेल के बीच में रहता है। देखिए एक चीज बता दूं, T3 जो है ना 4 गुना ज्यादा T4 से ज्यादा काम करता है और तेजी से काम करता है, सबसे ज्यादा फास्टर काम करता है T3। इसलिए अब थायराइड ग्लैंड के देखिए, मैं अभी चर्चा कर रहा हूं थायराइड ग्लैंड के कार्य के बारे में। मैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के कार्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका क्या काम है, हम इस पे अभी लगातार चर्चा करें, क्योंकि इसके भी बनावट देख रहे थे। मैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण वाइटल जैविक हार्मोन ग्लैंड है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म में, जो उपापचय की क्रिया होती है, विकास में और विस्तार में, यानी मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में ये हमारा भाग लेता है। और ये हार्मोन जो सेक्रेट होता है, सबसे बड़ी चीज है कि नॉर्मल फीटल बोन, जब मां के पेट में बच्चा रहता है तो उस बोन को मैच्योर करने के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है इसका, उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी विकसित होता है। इसलिए अगर मां के गर्भ में ये थायराइड हार्मोन का हम लोग चेक करते रहते हैं, अगर वो कमी है तो बच्चे पे असर आता है। तो चूंकि उसका बोन विकास नहीं करेगा, उसका मस्तिष्क विकास नहीं करेगा, चूंकि इसका अहम रोल है इस थायराइड ग्लैंड का ही। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन जो ज्यादा हमको बॉडी को लेना है, टिश्यू को, इसके लिए यही हार्मोन स्टिमुलेट करता है। और ये लगभग नॉर्मल फंक्शन जो है ऑप्टिमल है उसके लिए। और ये फैट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, नॉर्मल ग्रोथ और मैचुरेशन में भाग लेता है। और ये आयोडीन जो इसका रॉ मटेरियल है, ये ग्लैंड जिसका इसका जो आयोडीन रॉ मटेरियल से ये अपना कहे तो इसका सेक्रेशन करता है, अपना हार्मोन बनाता है ना, हार्मोन बनाता है। आयोडीन जो रॉ मटेरियल है उससे लेकर के अपना हार्मोन बनाता है। और आयोडीन इस प्रक्रिया के लिए, हार्मोन बनने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगा, है ना। और इसके साथ क्या है कि ये विरोधाभास अवस्था में भी काम करता है आयोडीन के साथ। और ये देखिए एक चीज बता दूं, ये ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जीवन के लिए, कंप्लीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए एक एडल्ट माने शुरुआती दौर में इंसान का, तो उसके पास क्या है कि वह कोल्ड के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगा, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्लो हो जाएगा, मस्तिष्क मानसिक तौर पे वो कमजोर हो जाएगा और उसमें बौनापन आ जाएगा। और ध्यान रखेंगे आयोडीन जो है ना, उसका छोटा डोज यानी कम डोज जो है थायराइड फंक्शन को के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा हो जाए, इसका आयोडीन का बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो जाए, तो थायराइड ग्लैंड के काम को रोक देगा, यानी रिड्यूस करेगा। कहते हैं ना कि स्मॉल डोजेज इज नेसेसरी फॉर थायराइड फंक्शन, वेयर एज हाई डोजेज रिड्यूसेस थायराइड ग्लैंड। तो ये बहुत चीज है। अब एक चीज मैं चर्चा करी तो इसी जगह कि देखिए थायराइड ग्लैंड कहिएगा कि बनाता कैसे है, कहां से इसको प्रेरणा मिलती है। तो देखिए हम समाज में भी जैसे किसी कोई काम है तो हम भेजते हैं, तुम जाओ जी, वहां से वो गया, वो जाके इशारा किया, हो गया ठीक है, आप शांत हो जाइए, हम काम कर दिए, है ना। जैसे अगर सेना लड़ रहा है कहीं भी, तो सेना को के पीछे से भेजा जाता है कहीं ना कहीं काम के लिए, तो सेना वहां गोलीबारी करता है और पीछे से उसको सबूत मिलता है, जब दुश्मन को शांत कर देगा बोलेगा ठीक हो गया। तो ठीक यही प्रक्रिया है हमारे से रेगुलेट होने का। इसके लिए क्या होता है समझा जाए कि ये इसका कुछ खास है, जैसे कि देखिए ठंडी लगी, गर्मी लगी, या तनाव हुआ, या चिंता हुई, या खुशी मिली, एक्साइटमेंट हुई, यानी कि एक्सपोजर हुआ कोल्ड का, वार्मथ का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, एक्साइटमेंट का, तो वैसे के साथ ये अपना प्रोडक्शन एडजस्ट कर लेता है। देखिए इसका जो रेगुलेशन है वह कंट्रोल होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जिसे TSH कहते हैं, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी वो हार्मोन जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है, उससे ये नियमित होता है यानी नियंत्रित होता है, और वह थायराइड सेक्रेशन रेट को कंट्रोल करता है, इतना हो रुको, इतना हो रुको। और T3 T4 सीरम लेवल को वह TSH ही मेंटेन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही मेंटेन करता है। और देखिए मैं पिछली बार बताया था कि जो हमारा ब्रेन का अगला यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला हिस्सा है एंटेरियर लोब, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वहां से आप देखेंगे, इसके लिए आप उस कड़ी को जरूर देखें कि वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट
होता है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां से सेक्रेट होता है, और टीएसएच जो है सिर्फ स्टिमुलेट ही नहीं करता है सेक्रेशन को, बल्कि जो फॉलिकुलर कोलोइडल जिसमें थायरोग्लोबुलिन हमने चर्चा किया है, उसमें सिंथेसिस को, फ्रेश थायराइड हार्मोन को प्रमोट करता है, बनाओ बनाओ बनाओ। स्टिमुलेट तो किया है, उसमें जाकर स्टोर भी हो जाता है, सेक्रेशन स्टोर भी होता है, और उसे बोलता है बनाओ। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज हुआ, जैसे ठंडी लगी या गर्मी लगी तो ये रिलीज हुआ, एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज हुआ। इसके बाद हाइपोथैलेमस उसको बोला कि रेगुलेट कीजिए, निकालिए, और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में फिर आ गया। कैसे? देखिए, हाइपोथैलेमस जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बताए थे। हाइपोथैलेमस जो है जहां से पिट्यूटरी जुड़ा हुआ है, तो उसी जगह वह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रखता है, या हार्मोन टीआरएफ या टीआरए जिसको बोलते हैं, वह यानी थायराइड स्टिमुलेट जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसके पास एक तत्व है जिसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं या हार्मोन कहते हैं, वह रखता है। वह जैसे ही हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल वेसल, याद कीजिए वहां मैंने बताया था, उसके द्वारा स्टिमुलेट करेगा, तो क्या करेगा, पोर्टल वेसल से टीएसएच स्टिमुलेट होगा, कहां, एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो फैक्टर आया जो ही उसमें गया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला आप अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट कीजिए, और वह आकर के थायराइड ग्लैंड पे क्या किया कि सेक्रेट कर दिया। अब जैसे ही T3 T4 थायरोग्लोबुलिन से फ्री हो गया, जैसे कि देखिए हाइपोथैलेमस ने क्या कहा, फिर समझा जाए। हाइपोथैलेमस ने कहा अपने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा कि जाइए और एंटर पिट्यूटरी को कहिए, जो चूंकि वहां हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल वेसल है, क्योंकि आपको पीछे वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस से होता है, वह न्यूरॉन में जाता है, यहाँ ब्लड से आता है। वह बोला एंटर पिट्यूटरी को, एंटर पिट्यूटरी का ठीक है, हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ दिए। वह थायराइड के पास आया, थायराइड के पास कहा कि ठीक है आपके पास जो है अब छोड़िए, जरूरत है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही T3 ये पॉजिटिव फीडबैक हुआ कि वहां से सेक्रेशन हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि T3 और T4 जैसे ही सेक्रेटेड हो गया, तो अब TSH का सेक्रेशन क्या होगा, हाइपोथैलेमस से कम हो जाएगा कि भाई हमने कह दिया काम कर लीजिए। और ये इनडायरेक्ट एक्शन है कि जैसे ही फ्री T3 एंड T4 डिक्रीज TSH सेक्रेशन, पार्टली एन एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्शन करेगा अब इंटर पिट्यूटरी को, भाई हम सेक्रेट हो गए हैं, अब आप थोड़ा सा कम हो जाइए। ये दोनों यानी कि एक पॉजिटिव है किया, दूसरा है आप T3 T4 ये निगेटिव फीडबैक करेगा कि अब रुक जाइए हम सेक्रेट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको जानकारी देने की, समझाने की कोशिश की। और जो लोग खास करके मेरे ऐसे छात्र, आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, या समाज के ऐसे व्यक्ति भी जो विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, चिकित्सा शास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं, उन तक मैं अपनी कुछ जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो वरिष्ठगण है, जो जानकार है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे पहले ही कि आप हमें क्षमा करें, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, बस कोशिश कर रहा हूं जो जानकारी है आपके समक्ष रखने की। और जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम कोशिश करेंगे अच्छा करने की। और जो अनुज है, जो हमारा अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार, और आप जुड़े रहिए डॉक्टर राजा बाबू के संग और देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। फिलहाल दीजिए अलविदा, फिर हम मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार।